नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी क्यूआर पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण में हम चैप्टर वाइज संपूर्ण पर्यावरण को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण। पहले हम ये जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। देखो, पर्यावरण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकृति निर्मित, एक होता है मानव निर्मित। जैसे हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर भी दो प्रकार का है। एक तो प्रकृति ने दिया है वैसा, दूसरा हम बनाना चाहते हैं, चाहे वो फेयर एंड लवली हो या फेयर हैंडसम हो। इन सबको लगा लगा कर कई प्रकार के और रसायन इस्तेमाल करके। तो आइए शुरू करते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण में जैसा मैंने कहा कि प्रकृति निर्मित जंगल, वन, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब प्रकृति निर्मित है। मानव निर्मित सड़क, बिल्डिंगें एवं कई अन्य प्रकार की चीज़ें, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है। अब देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण जैविक अजैविक का सम्मिश्रण है जो हमारे चारों तरफ और हमें हमेशा प्रभावित करता रहता है। हम भी इसे प्रभावित करते हैं, तब ये हमें प्रभावित करता है। ये नहीं कि हम प्रभावित नहीं कर रहे वो हमें प्रभावित कर रहा है। भाई, पहले उंगली हम ही करते हैं। हम जंगल काट दिए, हमने नदियाँ सुखा दी, हमने ज़मीनें खोद दी। जैसे हम अभी मध्य प्रदेश में भी एक हीरों के लिए जंगल का सुराह करने जा रहे हैं। उसी प्रकार जब हम किसी चीज़ को किसी स्थान से हटाएंगे तो प्रकृति उस स्थान को वैसा करने के लिए जो जोर लगाती है या अपना संतुलित करने के लिए जो क्रियाएं करती है, वही क्रिया या प्रतिक्रिया है बाढ़, सुनामी, जिससे हम प्रभावित होते हैं। तो देखते हैं कि जैविक और अजैविक क्या है। वैसे हम इनके बारे में विस्तृत रूप से आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे, पर हम अभी यहाँ देख लेते हैं कि ये है क्या। जैविक में पादप आते हैं, मनुष्य आता है, और अजैविक में स्थल, जल, वायु। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वायुम बन जाता है। वायुम क्या है? वायुम वही है। वायु में हम सब आते हैं। एक पर्यावरण का सम्मिलित रूप वायुम है। वायुम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे के चैप्टर में। चलिए हम आगे चलते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से गैसीय आवरण से घेरे हुए है, जिसमें धूलकण, जल आदि भी सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी को जो चारों तरफ से गैसीय आवरण से घेरे हुए है वह है वायुमंडल। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक संसाधन है। जल क्या है? एकमात्र अकार्बनिक संसाधन। ये याद रखना, ये अकार्बनिक संसाधन है और कोई अकार्बनिक संसाधन नहीं है। जो पारिस्थितिकीय या आवास के रूप में भी कार्य करता है। आवास के रूप में कैसे कार्य करता है? कई प्रकार के पौधे, जीव जंतु इसमें रहते हैं, तो यह है आवास के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें शामिल होती हैं। तो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन को पौधों, मतलब जो जल में ऑक्सीजन पाई जा रही है और ऑक्सीजन को जल में जीव जंतु पौधे प्राप्त करते हैं, तो उन जीव जंतुओं को एक संतुलित ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, तो उसके लिए उसे नियंत्रण करने के लिए पौधों और वायु की आवश्यकता होती है। और ये पौधे, वायु ही जल में इसे नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मृदा। मृदा भूप्रकृति की सबसे ऊपरी परत है जो कई प्रकार के खनिजों एवं अपक्षय अगठित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा पर्यावरण का एक संगठित तत्व है। प्रकाश, सौर विकिरण तथा विभिन्न पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे किसी मरीज को ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता है? भाई, किसी को कोई थोड़ा बीमार हो जाता है तो हम उसे बोतल चढ़ाने ले जाते हैं,
तो उससे उसे ऊर्जा मिल रही है, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा आए और फिर से वो सुपुर्द हो जाए। उसी प्रकार हमें ऊर्जा देते हैं। कौन कौन ऊर्जा देता है हमें? मैं ऊर्जा सौर मतलब सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ऊर्जा पर्यावरण का एक संघटक तत्व है, जो प्रकाश, सौर विकिरण एवं विभिन्न पक्षों से मिलता है। तो इसमें ये सब सम्मिलित हैं। अब सौर विकिरण क्या है? सौर विकिरण पृथ्वी के समतल पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा, प्रति इकाई क्षेत्र में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे ही सौर विकिरण कहते हैं। याद रखना, सौर विकिरण। ठीक है। अब पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण प्राप्त हो रहा है उन्हें, यानी जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे उनकी वृद्धि हो रही है, प्रजनन कर रहे हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश पौधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वृद्धि प्रजनन के लिए, मगर यह भूमिका निभाता है प्रवासित करने, मतलब माइग्रेट करने और उनका प्रजनन निर्धारण करने। ऐसा भी हो रहा है, कोई एक प्रजाति है, मुझे अभी याद नहीं है, कछुए की, उसके जो नर हैं वो मादा में परिवर्तित हो रहे हैं। किसकी वजह से? ये हमारे प्रकाश संश्लेषण की वजह से। ठीक है, तो क्या है? वृद्धि, प्रजनन एवं प्रजनन निर्धारण और प्रवासित माइग्रेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, माइग्रेट में पक्षी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ यहाँ से दूसरे देश जा रहे हैं, यहाँ उन्हें एक संतुलित वातावरण प्राप्त हो रहा है। जैसे हमें लीजिए, हम गर्मियों की छुट्टी बनाने के लिए मनाली कश्मीर जाते हैं, तो ऐसे ही पक्षियों का है, वो भी गर्मियों की छुट्टी बनाने के लिए कहीं ठंडे क्षेत्र में और ठंडों में कहीं गर्म क्षेत्र में, जैसे हम गोवा जाते हैं, ऐसे ही वो भी अपना कहीं जाते हैं। अब देखते हैं परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण जो जीवों के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो जो समताप मंडल की जो ऊपरी परत होती है, जिसपे ओजोन पाया जाता है, उससे क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है इस परावैंगनी को, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिससे यह पृथ्वी में सिर्फ अल्प मात्रा में ही पहुंच पाती है। अल्प मात्रा में पहुंच कर भी तो त्राही त्राही मचा देती है भाई, पूरा पहुंच जाए तो ये निपटाई दे भाई। तो ये भी 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। सी भाई चतुर लोग हैं, सी फॉर चतुर, 3 इडियट बड़ा चतुर मत समझ लेना, सी फॉर चतुर। मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, चतुर लोगों से पंगा ना लीजिए, सबसे खतरनाक होता है, दिमाग से खिल जाता है, मगर ये हमारे शरीर से खिल जाता है, हमें कैंसर जैसी बीमारियां प्रदान कर देता है, इसलिए बच के रहिए। अब प्रकाश इन सबको तो कर ही रहा है, मगर ये हमारी झीलों को भी प्रभावित कर रहा है। प्रकाश वरीयता के आधार पर झील 3 प्रकार की हो गई, वेलांचल, सरोजावी एवं गहरी क्षेत्र। 3 क्षेत्र हैं, वेलांचल, सरोजावी, गहरा। वेलांचल में क्या है? छिछला जल होता है इसमें, और जड़युक्त वनस्पति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, छिछला जल दूर दूर। सरोजावी में क्या है? और ये प्राप्त कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 20 किलोमीटर तक। सरोजावी वेलांचल से आगे जो खुला क्षेत्र है, जहाँ पादप प्लवक प्रचुर मात्रा में वृद्धि करते हैं 20 से 40 किलोमीटर के अंदर, वो सरोजावी कहलाता है। तीसरा गहरा क्षेत्र, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ हो गया, मगर यहाँ भी कुछ जंतु पौधे पाए जाते हैं, इसलिए 3 क्षेत्र हैं। निकेत और आवास, जैसे हम इनके बारे में भी आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ भी थोड़ा जान लेते हैं। निकेत और आवास। निकेत में क्या कर रहा है? एक प्रजाति को जीवित रखने जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, तो जिससे जहाँ इसकी पूर्ति हो जाती है, जहाँ कोई विशिष्ट क्षेत्र होता है, जहाँ सिर्फ विशिष्ट प्रजाति, ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का विशिष्ट क्षेत्र है, ये नहीं कि सब प्रजाति। निकेत में, निकेत मतलब एक प्रजाति का विशिष्ट क्षेत्र। निकेत, जैसे ही हम दूर बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर, हमारी एक संयुक्त परिवार है मगर हम घर से बाहर रह रहे हैं, तो वो निकेत है।
जहाँ हमारा जैविक भौतिक रासायनिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, खाना पीना रहना, ठीक है। और आवास में क्या है, हमारा संयुक्त परिवार रह रहा है, जैसे जहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है, जंगल वगैरह, ठीक है। अब पर्यावरण अवनयन क्या है? पर्यावरण अवनयन मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जो हम लोग करते ही रहते हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगल तबाह कर रहे हैं, ये सब पर्यावरण अवनयन है, जिसका असर सीधा हम पे पड़ता है, जो हम अभी देख रहे हैं कोरोना के रूप में भी, एवं कई अन्य प्रकार की बीमारियां भी। अब देखो भाइयों, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ रही है, तो पेड़ लगाइए और ऑक्सीजन बचाइए, क्योंकि टैंकों में रखने वाली ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाती है, ज़रूरत तो इसी की रहेगी, इसलिए पेड़ लगाते रहिए, पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। तो पर्यावरण अवनयन से क्या हो रहा है, हमने पेड़ों पौधों को काटा, पेड़ पौधों ने क्या किया, पर्यावरण ने हमें कोरोना दिया, बाढ़ दी, सुनामी दी, भूस्खलन दिया, ठीक है। तो ये पर्यावरण अवनयन है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे सिर्फ ऐसे ही बचा जा सकता है कि जंगल बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और प्रदूषण कम करें। ये शाकाहारी लोग कहते हैं, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। भाई शाकाहारी बनना ये अच्छा नहीं है, पृथ्वी असंतुलित हो जाती है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, और अगर पर्यावरण एक बार असंतुलित हो जाता है तो वो सबको असंतुलित कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चार लोग हैं, आपके घर में चार लोग हैं और आपके घर में चार रोटियां हैं, तो एक एक तो खा रहे हो कम से कम। और अगर आपके घर में कोई दो लोग और आ जाएं, तो ये आपको एक एक रोटी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो जैसा है वो वैसा ही रहे, शाकाहारी शाकाहारी रहे, मांसाहारी मांसाहारी रहे। प्रभाव क्या पड़ेंगे? प्रभाव यही पड़ेंगे, सुनामी, बाढ़ एवं कई अन्य प्रकार की बीमारियां एवं कोरोना। इसलिए इनसे बचना है तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे आता है, पेड़ पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। वैसे इस बार पर्यावरण जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 2021 में, उसे होस्ट पाकिस्तान करेगा, 2020 में कोलंबिया ने किया था। अब हम इससे आगे का आपके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना दोस्त नकुल की तरफ से आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, बाय।